जी कैफेट आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर हमारा 14। इससे पहले प्रीवियस चैप्टर 1 में हमने स्टडी किया था एश्योरेंस एंगेजमेंट में 5 एलिमेंट्स होते हैं, 3 पार्टी रिलेशनशिप, सब्जेक्ट मैटर, सुटेबल क्राइटेरिया, एविडेंस और रिपोर्ट। चैप्टर 2 में हमने कुछ एलिमेंट्स को स्टडी किया था जिनमें 3 पार्टीज, सब्जेक्ट मैटर और क्राइटेरिया, इन 3 चीज़ों के बारे में हमने डिस्कशन कर ली थी। जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारे चैप्टर 3 और 4, ये रिमेनिंग 2 एलिमेंट्स के बारे में हमें बताएंगे, डिटेल डिस्कशन होगी इनके ऊपर। चैप्टर 3 डिस्कस कर रहा है एविडेंस को और चैप्टर 4 डिस्कस कर रहा है रिपोर्ट को, रिटन एश्योरेंस रिपोर्ट को। इसके साथ ही हमारे 5 एलिमेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो चैप्टर 3 जो है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये रिलेट कर रहा है किससे, किस एलिमेंट से? एविडेंस से। हमने स्टडी किया था ना 5 एलिमेंट्स में कि एश्योरेंस एंगेजमेंट का एक एलिमेंट होता है एविडेंस, जिसे सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट होना चाहिए। ठीक है, हमने ये स्टडी किया कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस। ओपिनियन एक्सप्रेस करना है उसने रिपोर्ट में, ओपिनियन एक्सप्रेस करने के लिए उसे रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करनी है और रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करने के लिए एविडेंस ऑब्टेन करना है। ठीक है, और एविडेंस कैसे ऑब्टेन करेगा? प्रोसीजर परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो बेसिकली एश्योरेंस या रीजनेबल एश्योरेंस क्या है ये हम पढ़ चुके हैं। चैप्टर 3 हमें बता रहा है एविडेंस क्या होता है और एविडेंस को ऑब्टेन करने के लिए कितनी तरह के प्रोसीजर हम परफॉर्म कर सकते हैं। यानी चैप्टर 3 हमें 2 चीज़ों के बारे में बताएगा, एविडेंस के बारे में और प्रोसीजर्स के बारे में। आज के लेक्चर में हम जो डिस्कशन करेंगे वो एविडेंस के बारे में करेंगे। ठीक है, सबसे पहले एविडेंस की डेफिनेशन। एविडेंस क्या है? कहते हैं एविडेंस इज द इंफॉर्मेशन यूज्ड बाय ऑडिटर इन अराइविंग एट कंक्लूजन ऑन विच ऑडिटर्स ओपिनियन इज बेस्ड। यानी इसका मतलब क्या हुआ? एविडेंस से मुराद हर वो इंफॉर्मेशन है जिसको ऑडिटर यूज करता है अपने ओपिनियन पे पहुंचने के लिए। और ओपिनियन क्या है? कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है या गलत। इस नतीजे पे पहुंचने के लिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है या गलत, ऑडिटर जो भी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करता है उसे क्या कहते हैं? एविडेंस। जैसे जज है जो इसने इस नतीजे पे पहुंचना है कि ये मुलजिम जो है इसने जुर्म किया है कि नहीं किया, इस नतीजे पे पहुंचने के लिए जज जो भी इंफॉर्मेशन यूज करता है, ठीक है, जो सबूत होते हैं, जो गवाहों के बयान होते हैं, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं एविडेंस। वो उसका लीगल एविडेंस है, ये हमारा ऑडिट एविडेंस है। कंसेप्ट वही है कि ऑडिटर इस नतीजे पे पहुंचने के लिए, किस नतीजे पे पहुंचने के लिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है या गलत, इस नतीजे पे पहुंचने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन यूज करेगा उसे हम क्या कहते हैं? एविडेंस। एविडेंस का मतलब समझ आ गया? जैसे अगर आप ये देखना चाहते हैं कि सेल्स सही रिकॉर्ड हुई है कि नहीं, सेल्स ठीक है, वो ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करती है कि नहीं, उसके लिए आपके पास क्या एविडेंस होगा? सेल्स इनवॉइसेस। सेल इनवॉइसेस ये क्या, ये पहले भी डिस्कशन हुई थी इसको। तो ये क्या है? सेल्स इनवॉइसेस, गुड डिस्पैच नोट। और इसी तरह अगर आप ये देखना चाहते हैं कि परचेजेस सही है कि नहीं, ठीक है, उनमें कोई मिसस्टेटमेंट नहीं, तो उसके लिए क्या एविडेंस होगा? परचेज इनवॉइसेस, परचेज ऑर्डर, गुड शीट नोट वगैरह। अगर आप देखना चाहते हैं सैलरीज एक्सपेंसेस ठीक है कि नहीं, उसके लिए एविडेंस क्या होगा? तो ये सारे एविडेंस है। यानी ओवरऑल ये देखने के लिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक है कि नहीं, ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट कर रहे हैं कि नहीं, आप जो भी इंफॉर्मेशन यूज करेंगे वो इंफॉर्मेशन वर्बल ओरल फॉर्म में भी हो सकती है, रिटन फॉर्म में भी हो सकती है, इंटरनल भी हो सकती है, एक्सटर्नल भी हो सकती है। वो जो भी इंफॉर्मेशन यूज करेंगे आप, उसे हम क्या कहते हैं? एविडेंस। एविडेंस का कंसेप्ट समझ आ गया किसको कहते हैं एविडेंस? अच्छा, चलिए अगला क्वेश्चन। मुझे ये बताइए कि अगर आप सेल्स को वेरीफाई कर रहे हैं और सेल्स की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हुई हैं 1 लाख,
फर्ज कीजिए 1 लाख ट्रांजैक्शन है, आपने उसमें से 10 ट्रांजैक्शन चेक कर ली जो ठीक थी, क्या आप ये कह सकते हैं कि सैंपल बेसिस पे मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि सेल्स ठीक है? क्योंकि मैंने 1 लाख में से 10 ट्रांजैक्शन चेक की हैं और वो ठीक है। क्या आपको लगता है कि 1 लाख ट्रांजैक्शन ठीक है? 1 लाख है तो 1 लाख तो चेक नहीं करेंगे, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि 10 ही चेक कर लें, सिर्फ 10 ही चेक कर लें, ठीक है? वो इतनी तो अमाउंट होनी चाहिए कि एक रीजनेबल फिगर को कवर कर सके। तो अगर फर्ज कीजिए कि 1 लाख इनवाइसेस हैं या 1 लाख रुपए की इनवाइसेस हैं, आप उसमें से सिर्फ 10 रुपए की इनवाइसेस चेक करते हैं, एविडेंस है, ये नहीं कि एविडेंस नहीं है, एविडेंस है। क्या आप समझते हैं कि ये एविडेंस सफिशिएंट है किसी नतीजे पे पहुंचने के लिए? ये एविडेंस सफिशिएंट नहीं है नतीजे पे पहुंचने के लिए। इसका मतलब है एविडेंस 100% होना जरूरी नहीं है, कंक्लूसिव होना जरूरी नहीं है, लेकिन उसका रीजनेबल होना तो जरूरी है ना, वो रीजनेबल क्वांटिटी में हो। तो इसका मतलब है एविडेंस का सफिशिएंट होना जरूरी है। सफिशिएंट का ताल्लुक किससे है? क्वांटिटी से। इसी तरह एविडेंस का एप्रोप्रिएट होना भी जरूरी है। एप्रोप्रिएट का ताल्लुक किससे है? क्वालिटी से। जैसे फर्ज कीजिए कि मैंने सेल्स को वेरीफाई करते हुए सेल्स इनवाइस को चेक नहीं किया, गुड्स डिस्पैच नोट को चेक नहीं किया, लेकिन मैंने 10,000 दफा सीएफओ से पूछ लिया क्या सेल्स ठीक हैं? उसने 10,000 दफा कहा सेल्स ठीक हैं। फिर मैंने 6,000 दफा मैनेजर अकाउंट से पूछा सेल्स ठीक हैं। फिर मैंने 3,000 दफा सेल्स स्टाफ से पूछा ठीक है, सब ने कहा ठीक है। मुझे बताइए सफिशिएंट तो है ना? हजारों की तादाद में मैं एविडेंस इकट्ठा कर रहा हूं, सफिशिएंट तो है, क्या एप्रोप्रिएट है? एप्रोप्रिएट नहीं है। इसमें मोर एप्रोप्रिएट एविडेंस क्या हो सकता था? रिटर्न फॉर्म में मैं चीजें चेक कर रहा होता, ठीक है? तो एग्री आप करते हैं कि एविडेंस को क्या होना चाहिए? सफिशिएंट कि एप्रोप्रिएट? दोनों होने चाहिए। तो एविडेंस मस्ट बी सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट। इसका मतलब है क्वांटिटी भी और क्वालिटी भी, दोनों चीजें होनी चाहिए एविडेंस में। और ये वो चीज थी जो हमने पढ़ी थी चैप्टर 1 के एलिमेंट्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट में। एविडेंस शुड बी सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट। क्लियर हो गया? चलिए, सफिशिएंट और एप्रोप्रिएट का मतलब तो हमें समझ आ गया, लेकिन यहाँ पे अब अगला क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन क्या आता है यहाँ पे कि हमें कैसे पता चलेगा कि कितना एविडेंस सफिशिएंट है? जैसे हमारा एक क्लाइंट है, उसमें सेल्स की ट्रांजैक्शंस हैं फर्ज कीजिए 1000। अब हमें ये तो पता है इनहेरेंट लिमिटेशन से, हमने ये तो सीख लिया हुआ है कि सारी की सारी ट्रांजैक्शंस को हमने चेक, अगर 1000 ट्रांजैक्शन है सारी की सारी चेक नहीं करनी, सैंपल बेस पे काम करना है। सैंपल बेस पे काम करने का मतलब 1000 से कम ट्रांजैक्शन चेक करनी है, ये तो हमें पता है। लेकिन कितनी ट्रांजैक्शन चेक करनी है? क्या वो 100 ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, कितनी होनी चाहिए? ये वेरी करेगा एग्जैक्टली। किसी क्लाइंट पे हो सकता है हम 300, 400 ट्रांजैक्शन चेक कर लें, किसी क्लाइंट पे हो सकता है 600, 700 ट्रांजैक्शन चेक कर लें, ठीक। हाँ, अभी एक चीज किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि लेस एविडेंस विल बी सफिशिएंट या मोर एविडेंस विल बी सफिशिएंट। 200 इनवाइसेस विल बी सफिशिएंट या 800 इनवाइसेस विल बी सफिशिएंट आउट ऑफ 1000। ये किस पे डिपेंड करता है? ये कुछ फैक्टर पे डिपेंड करता है, ठीक है? ये फैक्टर समझना जरूरी है हमारे लिए। रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन में तो शायद पूछे ना पूछे, लेकिन कंसेप्ट ये बहुत स्ट्रांग बिल्ड करते हैं ये फैक्टर्स। तो हम क्या सीखने जा रहे हैं कि एविडेंस का सफिशिएंट होना जरूरी है, यानी एक रीजनेबल क्वांटिटी होनी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ ये भी ध्यान में रखिएगा, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ने कोई परसेंटेज, कोई नंबर नहीं दिया हुआ कि 70% ट्रांजैक्शन हमेशा चेक करना ये सफिशिएंट होगा, 40% ट्रांजैक्शन चेक करना हमेशा ये सफिशिएंट होगा। कोई नंबर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ने नहीं दिया, बल्कि क्या कहा हुआ है कि ये ऑडिटर की प्रोफेशनल जजमेंट पे डिपेंड करता है। ये ऑडिटर खुद डिसाइड करेगा
कि सफिशिएंट एविडेंस हो गया कि नहीं हो गया। हमने कहा अच्छा अगर ऑडिटर खुद डिसाइड करेगा वो तो 2 इनवॉइसेस चेक करके कहेगा सफिशिएंट हो गया। उसने कहा नहीं, प्रोफेशनल जजमेंट भी हमेशा कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो ये देखा जाएगा इन फैक्टर्स की रोशनी में अगर ऑडिटर ने डिसीजन किया है तो फिर उसकी जजमेंट ठीक मानी जाएगी, वरना नहीं। क्लियर हुआ यहां तक जी? हाइब्रिड क्लास में अगर आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है बगैर डिस्टॉर्शन के तो हाथ उठा दीजिए। चले बस ठीक है। अगर डिस्टॉर्शन फील हो रही है तो फिर हाथ उठा दे, अगर डिस्टॉर्शन फील हो रही है, नहीं हो रही शाबाश। आगे चलते हैं। हम कहां तक पहुंचे हैं कि एविडेंस को होना चाहिए सफिशिएंट। सफिशिएंट के फैक्टर्स एक लाइन पे प्रैक्टिकली जब आप जाया करेंगे ना उसमें आपको कम काम करना पड़ेगा। 100 में से 20 ट्रांजैक्शन चेक की, सीनियर कहेगा बस रोक दो, एविडेंस सफिशिएंट हो गया। दूसरे क्लाइंट पे सीनियर कहेगा 60 चेक करो। आप पूछेंगे सर कहीं पे कम कहीं पे ज्यादा, ये माजरा क्या है? तो सीनियर कहेगा हमने कुछ फैक्टर्स देख के डिसाइड करना होता है। वो फैक्टर्स क्या है? सबसे पहले रिस्क। जिस क्लाइंट में रिस्क ज्यादा हो वहां पे मोर एविडेंस विल बी सफिशिएंट। आपने मोर एविडेंस ऑब्टेन करना है जिसमें रिस्क ज्यादा हो। इसका मतलब है प्रीवियस क्लाइंट पे जिस पे आपने 20% चेकिंग की थी वहां पे रिस्क कम था, जहां पे 60% कर रहे हैं रिस्क ज्यादा। तो अगर रिस्क ज्यादा है तो मोर एविडेंस विल बी सफिशिएंट, ज्यादा एविडेंस ऑब्टेन करना है। दूसरा मटीरियलिटी एंड कम्प्लेक्सिटी, अलग-अलग समझते हैं। मटीरियलिटी ठीक है एंड कम्प्लेक्सिटी। अगर इंफॉर्मेशन ज्यादा, मटेरियल का मतलब पता है ऑडिट में किसको कहते हैं? अहम, बड़ी वाली चीज जो अहम हो। अगर एरियाज जिनको आप वेरीफाई कर रहे हैं वो मटेरियल हैं, वो बड़े हैं, जैसे नॉर्मली सेल्स का एरिया वो बड़ी अमाउंट का होता है, रिपेयर एक्सपेंसेस का एरिया निस्बतन छोटी अमाउंट का होता है, तो बताइए कहां पे ज्यादा एविडेंस विल बी सफिशिएंट? क्योंकि वो हाईली मटेरियल है। ठीक है, और जो कम मटेरियल है उसमें कम एविडेंस। ठीक है, ये मटेरियलिटी समझ आ गया। कम्प्लेक्सिटी, जो एरिया ज्यादा मुश्किल है उस पर ज्यादा प्रोसीजर, जो एरिया कम कम्प्लेक्स है कम प्रोसीजर। जो आपका टॉपिक ज्यादा मुश्किल है काउंटिंग का, कॉस्ट का, ऑडिट का, उसके ज्यादा प्रैक्टिस। और जो कम मुश्किल है वैसे ही होता है ना, ऑडिट में भी ऐसे ही होता है। ठीक है, लीज का एरिया है और फिक्स एसेट्स बाइंग का एरिया है। फिक्स एसेट में दोनों तरह से बाइंग हो एक्विजिशन हो सकती है ना, लीज से भी बाइंग से भी। कौन सा एरिया ज्यादा कम्प्लेक्स है उस पर ज्यादा प्रोसीजर परफॉर्म, उस पर ज्यादा एविडेंस इकट्ठा करना होगा। उस पर तो डिस्क्लोजर वगैरह भी होते हैं शायद, जबकि परचेज में इतने डिस्क्लोजर नहीं होते, परचेज और फिक्स एसेट में। नहीं क्लियर हुआ? अच्छा, नेक्स्ट कंसेप्ट बहुत अहम है, ये केस स्टडी में यूज होगा और 3-4 टॉपिक्स में यूज होगा। ऑडिटर्स नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। कि अगर ऑडिटर का नॉलेज है, एक्सपीरियंस है किसी क्लाइंट के बारे में, किसी एरिया के बारे में, तो बताइए। अच्छा मुझे एक बात बताइए, एक है रिपीटर, एक है फ्रेश स्टूडेंट जो सब्जेक्ट पढ़ रहा है, लॉजिकली जवाब देना है, कौन ज्यादा मेहनत करता है? फ्रेश वाला। और जो रिपीट कर रहा है वो उसको पता है कि ऑलरेडी मेरे पास नॉलेज है, मैं तो सिर्फ उसको रिफ्रेश, वो इतना नहीं करता कि ऑलरेडी नॉलेज मेरे पास अगर 70% है भी तो मैं उसको बढ़ा के 90% पे ले जाऊं। वो कहता है नहीं 70% पे कई स्टूडेंट मैंने देखे हैं पास हो जाते हैं, इतना काफी है। पिछली दफा भी 7% पेपर मुश्किल आ गया था, इस दफा पेपर आसान आएगा। ठीक है, तो ज्यादा, तो उसी तरह मुझे बताइए, एक ऑडिटर वो है, एक केस वो है कि पिछले साल का ऑडिट किसी और ने किया था, इस साल का ऑडिट हम कर रहे हैं। एक केस ये है। दूसरा केस है पिछले साल का ऑडिट भी हमने किया था, इस साल का ऑडिट भी हम कर रहे हैं। बताइए दोनों में से किस में हमें ज्यादा एविडेंस इकट्ठा करना पड़ेगा? पहले वाले में, जिसमें पिछले साल का ऑडिट किसी और ने किया था, इस साल का ऑडिट हम कर रहे हैं। जब कभी याद रखिए पिछले साल का ऑडिट किसी और ने किया हो, इस साल क्लाइंट का ऑडिट हम कर रहे हैं, भाई ऑडिटर चेंज हो सकता है ना, इसे कहते हैं इनिशियल ऑडिट। इनिशियल ऑडिट का मतलब पहला फर्स्ट ऑडिट नहीं है।
इनिशियल ऑडिट का मतलब है पिछले साल किसी और ने ऑडिट किया, इस साल हम ऑडिट कर रहे हैं। और अगर पिछले साल भी ऑडिट हमने किया हो, इस साल भी ऑडिट हम कर रहे हैं, इसे कहते हैं रिकरिंग ऑडिट। रिकर मतलब अकर होना, दोबारा अकर होना, रिकरिंग ऑडिट। तो बताइए इनिशियल ऑडिट में ऑडिटर का नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ज्यादा है कि रिकरिंग ऑडिट में? रिकरिंग ऑडिट में ऑडिटर का नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि पिछले साल भी उसने एविडेंस लिया हुआ है। तो बताइए इनिशियल ऑडिट में, यानी जब ऑडिटर का नॉलेज एंड एक्सपीरियंस नहीं है, मोर एविडेंस विल बी सफिशिएंट या लेस? मोर एविडेंस विल बी सफिशिएंट। और रिकरिंग ऑडिट में लेस एविडेंस विल बी सफिशिएंट। क्यों रिकरिंग ऑडिट में लेस एविडेंस? क्यों? क्योंकि बहुत सा नॉलेज पिछले साल से भी आएगा। बहुत सी बातें हमें क्लाइंट को यह पूछने की जरूरत नहीं है आपका बैंक अकाउंट किन किन बैंक्स में आपने अकाउंट मेंटेन किए हुए हैं, आपके ऑफिस किस किस जगह पे हैं, ठीक है, आपका ऑर्गेनाइजेशन चार्ट क्या है, ठीक है, आपके डायरेक्टर्स की लिस्ट क्या है, सीएफओ सीईओ की पोजीशन पे कौन है, उनकी क्वालिफिकेशन, ये सारी चीजें पूछने की जरूरत नहीं है। बल्कि क्लाइंट पहले ही पता है, क्लाइंट से जाके सिर्फ एक सवाल पूछते हैं, सर जी पिछले साल की निस्बत इस साल कोई चेंज हुआ है तो बता दें। वो कहते हैं कोई चेंज नहीं। हम कहते हैं बस वो जो पिछले साल 4 दिनों में काम किया था वो एक क्वेरी में पूरा हो गया, और अगर चेंज हुआ है तो उसके बारे में पूछ लेंगे। तो बहरहाल एग्री करते हैं ना कि जब हम दोबारा ऑडिट कर रहे हो, यानी पिछले साल भी ऑडिट किया और अब इस साल भी ऑडिट कर रहे हैं, तो हमें बहुत सा नॉलेज चूंकि ऑलरेडी होगा, तो हमें लेस प्रोसीजर लेस एविडेंस ऑब्टेन करना होगा। तो यह है ऑडिटर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। अगर है ऑडिटर का नॉलेज एंड एक्सपीरियंस तो लेस एविडेंस विल बी सफिशिएंट, नहीं है तो मोर एविडेंस विल बी सफिशिएंट। आगे चलते हैं, क्वालिटी ऑफ एविडेंस। अगर एविडेंस अच्छी क्वालिटी का है तो कम से भी चलेगा, और अगर लो क्वालिटी का है ज्यादा। अच्छा ये वैसे मेरे ख्याल में इधर की बजाय ना इधर आना चाहिए था क्वालिटी का, लेकिन बाहर आ इधर फिट किया, हम भी कर रहे हैं। ये भी बहुत अहम कंसेप्ट है, ये भी मल्टीपल टॉपिक्स में यूज होता है। स्ट्रेंथ ऑफ इंटरनल कंट्रोल। अगर इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग है, लेस एविडेंस विल बी सफिशिएंट, और अगर इंटरनल कंट्रोल वीक है, चले तो पता चल गया। तो अब मुझे बताइए, एक क्लाइंट है, उस पे आपके सीनियर ने कहा कि सिर्फ 25% प्रोसीजर परफॉर्म करना है। बताइए उस क्लाइंट में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी? उसका रिस्क कम होगा, कम मटेरियल होगा, सिंपल होंगे ऑपरेशन उसके, ऑलरेडी हमारे पास नॉलेज एंड एक्सपीरियंस होगा, हाई क्वालिटी का एविडेंस होगा हमारे पास, इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग होंगे। क्लियर? ये हो गया सफिशिएंट। अब एप्रोप्रिएट। एप्रोप्रिएट, ये एप्रोप्रिएट भी होना चाहिए। एप्रोप्रिएट का ताल्लुक किससे? क्वालिटी। सफिशिएंट मतलब कितना एविडेंस, एप्रोप्रिएट मतलब कैसा एविडेंस। कैसा एविडेंस? तो एविडेंस को सफिशिएंट भी होना चाहिए, एप्रोप्रिएट भी होना चाहिए। कहता है सफिशिएंसी इज ए मेजर ऑफ क्वांटिटी ऑफ एविडेंस एंड एप्रोप्रिएटनेस इज ए मेजर ऑफ क्वालिटी ऑफ एविडेंस। क्वालिटी ऑफ एविडेंस, क्वालिटी का ताल्लुक किससे है? क्वालिटी का ताल्लुक है रेलिवेंस से, रिलायबिलिटी से। रेलिवेंस से, रिलायबिलिटी से, ठीक है। जैसे अगर एग्जाम में आप पास होना चाहते हैं, एविडेंस लेना चाहते हैं, अश्योरेंस लेना चाहते हैं एग्जाम में पास होना, तो उसमें एक तो आपके पास एविडेंस सफिशिएंट होना चाहिए, यानी आपको मेहनत करनी है, आपको हर रोज कम से कम 2 घंटे ऑडिट पढ़ना है। और फिर दूसरा, अब पढ़ना साथ में एविडेंस एप्रोप्रिएट भी होना चाहिए, यानी आपने 2 घंटे ऑडिट पढ़ना है, लेकिन कौन से वाला ऑडिट? जो हमारे सिलेबस से रेलिवेंट है, जो कंसेप्ट आईकैब की बुक में है, जो पाकिस्तान के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के सिलेबस में शामिल है, जो इंडिया के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के सिलेबस में शामिल है, वो पढ़ने चाहिए। क्या वो हमारे लिए रेलिवेंट है? अगर आप मेहनत करते तो हैं, लेकिन इंडिया के ऑडिट का सिलेबस कवर करते हैं, सफिशिएंसी है बहुत,
लेकिन बताइए क्या रेलिवेंस है? नहीं है, वो हमारे से रेलिवेंट ही नहीं है। उनके सिलेबस के कंसेप्ट डिफरेंट है, पूछने का स्टाइल डिफरेंट है, तो वो हम कहेंगे अप्रोप्रिएट नहीं है। क्यों अप्रोप्रिएट नहीं है? रेलिवेंस नहीं है। और दूसरा रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी, आपने फर्ज कीजिए कि आपने कहा अच्छा आई कैप की बुक कर ले, ठीक है, इसके बजाय कोई नोट्स कर। अब देखिए मैं प्रोफेशनली एग्जांपल दे रहा हूं, इसको आपने प्रोफेशनल एग्जांपल के तौर पे लेना है। आपने कहा कोई नोट्स वगैरह मिल जाए, आसानी के साथ उसको याद कर लें। आपके पास दो ऑप्शंस हैं। पहली ऑप्शन, एक ऐसे टीचर के नोट्स आप ले लें जो 10-12 साल से पढ़ा रहा है। दूसरी ऑप्शन, एक ऐसे टीचर के जिसने अभी रिसेंटली प्रोफेशन को ज्वाइन किया है। देखें, हो सकता है दोनों ठीक हो सकता है दोनों फारग हो सकता है जो जूनियर है वो ज्यादा कॉम्पिटेंट हो, उसे 12 साल वाले, बाजू का 20 साल वाले भी फारग हो सकता है, सारी पॉसिबिलिटी। लेकिन ऑन एवरेज बताइए आपके ख्याल में कौन सा ज्यादा रिलायबल होगा? एक्सपीरियंस वाला वो ज्यादा रिलायबल है। इसीलिए जो हम एविडेंस, हमें भी एविडेंस ना डिफरेंट सोर्सेज से मिलता है। जैसे एक ही सब्जेक्ट के ऊपर डिफरेंट टीचर्स के नोट्स अवेलेबल हैं, उसी तरह एक ही एरिया का हमें डिफरेंट सोर्सेज से एविडेंस मिलता है। कभी इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, कभी आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, कभी वर्बल फॉर्म में, कभी रिटन फॉर्म में, कभी ओरिजिनल फॉर्म में, कभी फोटोकॉपी फॉर्म में। डिफरेंट सोर्सेज से एविडेंस मिलेगा। हमने किस सोर्स की तरफ जाना है? जो ज्यादा रिलायबल होगा। अगर आपका एविडेंस सफिशिएंट है लेकिन वो रिलायबल सोर्स से नहीं है तो उसको कोई नहीं मानेगा। ठीक है, एग्री करते हैं कि हमारा एविडेंस सफिशिएंट तो होना चाहिए ही चाहिए, साथ ही साथ रेलिवेंट भी होना चाहिए, साथ ही साथ रिलायबल सोर्स से भी आना चाहिए। रिलायबिलिटी का मतलब यही है कि सोर्स रिलायबल हो, ऑथेंटिक हो। अब हमें बता रहा है, अब मैं वैसे तो असूली पहले रेलिवेंट और फिर रिलायबल मुझे पढ़ाना चाहिए, लेकिन मैं एग्जाम के क्वेश्चन को सामने रख के जो वो ज्यादा पूछता है उसको पहले पढ़ा रहा हूं। ज्यादा क्या पूछता है? रिलायबिलिटी। कैसे पता चलेगा कौन सा एविडेंस रिलायबल है कौन सा नहीं? कहता है जो एविडेंस ओरिजिनल है, ओरिजिनल एविडेंस इज मोर रिलायबल देन फोटोकॉपी। आपने कहा सीएफओ से सर जो एम्प्लॉइज आए हैं हमें जरा उनका आप अपॉइंटमेंट लेटर दिखाइए। सीएफओ ने कहा ये फोटोकॉपी पड़ी है। हम कहेंगे ओरिजिनल भी तो आप ही के पास होता है, हमें ओरिजिनल दिखाइए। अगर ओरिजिनल ना दिखाए सीएफओ, एविडेंस लेस रिलायबल हो गया। आपने नोट किया होगा जहां कहीं प्रैक्टिकली कोई क्रिटिकल इशू होता है ना, वहां पे आपसे कहा, कोई क्रिटिकल ट्रांजैक्शन हो, वहां आपसे कहा जाता है ओरिजिनल आईडी कार्ड दिखाओ, ओरिजिनल आईडी कार्ड। हालांकि फोटोकॉपी आप दिखाते हैं, कहते हैं फोटोकॉपी से नहीं काम चलेगा, क्योंकि फोटोकॉपी में आपको 2 नंबरिया हो सकते हैं। ओरिजिनल एविडेंस वैसे ओरिजिनल में भी हो सकती हैं, लेकिन बहरहाल फिर भी ओरिजिनल इज मोर रिलायबल देन फोटोकॉपी। एग्री करते हैं? तो आप प्रैक्टिस में जाके अगर ओरिजिनल एविडेंस अवेलेबल हो तो आप ओरिजिनल एविडेंस से तसल्ली करेंगे कि फोटोकॉपी से? ओरिजिनल से। बाज़ औक़ात हम प्रैक्टिकली पता है लिस्टेड कंपनी के ऑडिट में जाते थे ना, वहाँ पे उन्होंने क्लाइंट के साथ परचेज ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर एग्री किए होते थे। तो सम टाइम कोई बड़ा सेल्स ऑर्डर होता था ना, वो हमें फोटोकॉपी दे देते थे। हम कहते थे नहीं सर, हमें ओरिजिनल भी तो आपके पास होगा ना। वो कहते ओरिजिनल बड़ी दूर पड़ा हुआ है। हमने कहा कोई बात नहीं, हम लाहौर से इस्लामाबाद आ गए हैं तो यहाँ पे दूसरी बिल्डिंग में नहीं जा सकते, चले जाएंगे, लेकिन हमें चाहिए ओरिजिनल एविडेंस। क्यों? ओरिजिनल और रिलायबल देन फोटो। भैया समझ आती है ना बात? ये सारी कॉमन सेंस की बातें हैं। फिर एक्सटर्नल एविडेंस इज मोर रिलायबल देन इंटरनल। एक एविडेंस आपको इंटरनल से मुराद विद इन द ऑर्गेनाइजेशन मिले, दूसरा एविडेंस एक्सटर्नल यानी आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन मिले। कौन सा एविडेंस ज्यादा रिलायबल? एक्सटर्नल। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा एक्सटर्नल पे रिलाई करो, लेकिन मैं ये कह रहा हूं बनिस्बत दोनों के एक्सटर्नल ज्यादा रिलायबल, क्योंकि एक्सटर्नल पार्टी को नॉर्मली झूठ बोलने की जरूरत नहीं होती, इंटरनल पार्टी को झूठ बोलने की जरूरत होती है, उसका फायदा होता है सीएफओ सीईओ का। ठीक है, तो मुझे ये बताइए कि अगर सीएफओ कहे हमारे खिलाफ कोई केस नहीं है, लॉयर कहे कि हमारे खिलाफ कंपनी के खिलाफ केस पेंडिंग है, किसकी बात मानेंगे? गलत। मैंने आपको बताया था जब कभी इनकंसिस्टेंसी हो
फर्दर प्रोसीजर परफॉर्म करना है। यहां पे मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूं कि एक्सटर्नल मोर रिलायबल है, ये नहीं कह रहा कि ओनली एक्सटर्नल इज रिलायबल, ये नहीं सिखा रहा कि ओनली एक्सटर्नल इज रिलायबल, बल्कि क्या सिखा रहा हूं, एक्सटर्नल इज मोर रिलायबल। अगर कभी इनकंसिस्टेंसी आ जाए तो हमने इन्वेस्टिगेट करना है, दोनों में से कोई भी ठीक कोई भी गलत हो सकता है। एग्री करते हैं? अच्छा मुझे बताइए, एक है सेल इनवाइस। सेल इनवाइस आपको पता क्या होते हैं, क्या होती है? हाँ, सेल कर रहे। सेल इनवाइस कौन बनाता है? कंपनी के बाहर का बंदा। एक होते हैं कंफर्मेशन लेटर, जो डेटर्स को सेंड करता है। कौन सेंड करता है? ऑडिटर। और हाइब्रिड क्लास में जो पहले बेंच पे बच्चे बैठे हैं, इनमें से बताएं कोई, ये कैप वाले भाई बताएं मुझे, ये बताइए कि एक एविडेंस है कंफर्मेशन लेटर, एक है सेल इनवाइस, दोनों में से कौन सा ज्यादा रिलायबल है और क्यों? कंफर्मेशन लेटर इज मोर रिलायबल। क्यों? क्यों? क्योंकि ये एक्सटर्नल सोर्स है, तो एक्सटर्नल इज मोर रिलायबल देन। एग्री करते हैं? आगे चलें। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इज मोर रिलायबल देन वर्बल एविडेंस। डॉक्यूमेंट्री लिखत पढ़त में बात वो ज्यादा रिलायबल है कि जो जुबानी कलामी हो? लिखत पढ़त में। जुबानी कलामी तो लोग मुकर जाते हैं ना, हाँ तो मैं इफ्तारी कराऊंगा, शाम को कहते हैं जी मुझे भूल गया मैंने क्या कहा था। तो रिटर्न फॉर्म में होगा तो हम भूलने थोड़ी देंगे इसको। तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इज मोर रिलायबल देन, ठीक है। उसी तरह मुझे बताइए, एक है मैनेजमेंट से ओरल रिप्रेजेंटेशन लेना, जो ऑडिट के दौरान में हम लेते रहते हैं बाज़ जगह। एक है मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना, जो नॉर्मली हम ऑडिट के एंड में लेते हैं। क्या दोनों का स्टेटस एक जैसा है? कौन सा ज्यादा रिलायबल है? रिटर्न। यही वजह है कि हालांकि हम ऑडिट के दौरान में भी वर्बली रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट से लेते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद एंड पे रिटर्न फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन लेटर जरूर। क्यों? रिटर्न इज मोर रिलायबल देन। इसी तरह एक और एग्जांपल, केस 1, हमने बैंक को फोन करके कहा बताओ हमारे क्लाइंट का बैलेंस क्या है, उसने फोन पे बता दिया। केस नंबर 2, हमने बैंक को कंफर्मेशन लेटर लिखा रिटर्न फॉर्म में, उसने रिटर्न फॉर्म में कंफर्म किया। कौन सा ज्यादा रिलायबल? क्लियर? ठीक है। डॉक्यूमेंट्री मींस रिटर्न फॉर्म में, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इज मोर रिलायबल देन ओरल एविडेंस। फिर इसके बाद डायरेक्टली एविडेंस obtained directly is more reliable than evidence obtained indirectly. कभी आप इफ्तारी से थोड़ी देर पहले समोसे वाले के पास गए हो और उससे पूछा हो ये वाला समोसा कितने का है, तो उसने आपसे पूछा, आपको कहा हो और तुम्हारे लिए फ्री, तुमने हाथ लगा लिया ना, उठा के ले जाओ इसको। अब हैं ऐसे क्यों? अब ये उसके काम का नहीं रहा समोसा। उसी तरह मुझे ये बताइए, हमने कंफर्मेशन लेटर सेंड किया बैंक को, हमने कंफर्मेशन लेटर सेंड किया डेटर को, हमने कंफर्मेशन लेटर सेंड किया क्रेडिटर को। इन लोगों को क्या चाहिए कि जवाब किसको भेजे? हमें। लेकिन इन्होंने जवाब गलती से भेज दिया क्लाइंट को, और क्लाइंट ने लिफाफा खोला, कंफर्मेशन निकाले, सीधा पदरा करके कहा सर ये लीजिए कंफर्मेशन के जवाब आ गए हैं। क्या हमें एक्सेप्ट कर लेने चाहिए? क्यों नहीं करने चाहिए? क्योंकि क्लाइंट के थ्रू आया ना, तो क्लाइंट उसमें हेर फेर कर सकता है। हो सकता है जो जवाब उसकी फेवर में आए हों वो उसने हमें दे दिए, जो उसके अगेंस्ट हो वो उसने फाड़ के फेंक दिए। या हिस्ट्री में बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि क्लाइंट कंफर्मेशन की स्कैनिंग करवा के स्कैन कॉपी में चेंज करके दोबारा कॉपी निकलवा के हमें वो वाला वर्जन दे देता है। हिस्ट्री में ऐसी एग्जांपल भी मौजूद है।
तो चूंकि क्लाइंट के थ्रू जो चीज आएगी, क्लाइंट इसमें रिकॉर्ड टेम्परिंग कर सकता है, इसलिए हम क्लाइंट को क्या कहते हैं कि भाई अगर तुम्हारे हाथ लग गए ना एविडेंस को, ये कंफर्मेशन हमारे काम की नहीं रही। क्यों? क्योंकि वो एविडेंस जो डायरेक्टली हमारे पास पहुंचा इज मोर रिलायबल देन वो एविडेंस जो इनडायरेक्टली पहुंचा। इनडायरेक्टली से मुराद क्या है? थ्रू मैनेजमेंट हैंड्स। मैनेजमेंट, उसकी रिलायबिलिटी कम हो जाती है क्योंकि उसमें रिकॉर्ड टेम्परिंग का रिस्क हो जाता है। ये डायरेक्टली वाली बात समझ आ गई? बात समझ आ गई डायरेक्टली वाली? और एग्जांपल सुना है आपने भाई, इंटरनल कंट्रोल की कोई एक एग्जांपल सुना है, बताएं। स्टॉक काउंट, BRS, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी। आपने CFO से पूछा सर हर मंथ स्टॉक काउंट करते हैं? उसने कहा जी सर करते हैं। एविडेंस है? एविडेंस है बिल्कुल। दूसरा केस, मंथ एंड पे आप खुद वेयर हाउस में पहुंच गए और देख रहे हैं स्टॉक काउंट हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये भी एक एविडेंस है। दोनों हैं स्टॉक काउंट से रिलेटेड। बताइए कौन सा लेस रिलायबल, कौन सा मोर? पहले, इंक्वायरी इज लेस रिलायबल देन ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन ज्यादा रिलायबल है इंक्वायरी से। ठीक है, वो आपने सुना होगा कि कानों सुनी बात आंखों देखी जैसी नहीं होती। ये जो इंक्वायरी होती है ये कौन सी बात है? कानों सुनी। ऑब्जर्वेशन क्या है? आंखों देख। तो कौन सी ज्यादा रिलायबल है? आंखों देखी। यही सिखा रहा है। सही लेसन दे रहा है कि नहीं दे रहा? आगे चलते हैं। कंट्रोल्स, अगर इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग होंगे तो उनसे जो एविडेंस प्रोड्यूस हो रहा है वो भी मोर रिलायबल होगा। और अगर इंटरनल कंट्रोल्स वीक हैं तो उनसे जो एविडेंस प्रोड्यूस हो रहा है वो भी लेस रिलायबल होगा। सिंपल समझ आ रहा है ना? अब ये कंट्रोल्स क्या होते हैं? कंट्रोल्स क्या होते हैं? जैसे फर्ज कीजिए एक सेल इनवाइस है, आपने देखी, उसके ऊपर एक मैनेजर अकाउंटेंट ने प्रिपेयर किया और मैनेजर अकाउंट्स ने रीचेक के साइन किए। आपने अक्सर देखा होगा इनवाइसेस पे लिखा होता है रीचेक्ड बाय। ठीक है, तो एक बंदा प्रिपेयर कर रहा होता है और दूसरा बंदा उसको रीचेक कर रहा। क्या ये रीचेक किस लिए करता है? कि गलती ना हो गई हो इसमें, और फिर साइन कर देता है। क्या ये रीचेक करके साइन करना इंटरनल कंट्रोल है? आपके सामने दो इनवाइसेस आई, एक इनवाइसेस में रीचेकिंग हुई है, दूसरी इनवाइसेस में रीचेकिंग नहीं हुई। आपने एक नजर दोनों को देखा, डिटेल काम अभी किया ही नहीं किसी के ऊपर भी, एक नजर दोनों में देखा। बताइए किस में रिस्क ज्यादा है गलती का? रीचेकिंग नहीं हुई। किस पे आप ज्यादा रिलाई करेंगे? जिस पे रीचेकिंग हुई है। तो जब इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग होगा तो आपका एविडेंस मोर रिलायबल होगा। ठीक है, इसी तरह कंट्रोल्स की एक एग्जांपल है प्री नंबरिंग होना। प्री नंबरिंग होना, हमारे ऑडिट में असूल है हर डॉक्यूमेंट की प्री नंबरिंग होनी चाहिए। हर डॉक्यूमेंट की, आपके सामने जो इस वक्त किताब है, क्या उसकी प्री नंबरिंग होनी चाहिए? क्यों होनी चाहिए? ताकि आपको पता चल जाए कोई पेज मिसिंग तो नहीं है। वरना अगर प्री नंबरिंग ना हो और कोई पेज मिस हो जाए, आपके फरिश्तों को भी नहीं पता चलना कोई पेज मिस है। आपने कहना कंसेप्ट ऐसे ही चल रहा था, कंसेप्ट ऐसे ही चल रहा था। वो चाहे उधर जमीन की बात कर रहा हो और 200 आसमान की बात कर रहा हो, दरमियान में सफा गायब है, आप क्या समझेंगे? कंसेप्ट ऐसे चल रहा है। तो लेकिन अगर प्री नंबरिंग होगी आपको पता चल जाएगा ना पेज मिसिंग है। तो प्री नंबरिंग क्या इंश्योर करती है? कंप्लीटनेस ऑफ ट्रांजैक्शंस। प्री नंबरिंग क्या? जहां पे प्री नंबरिंग होगी ये एक अच्छा कंट्रोल समझा जाता है, प्री नंबरिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। इसका मतलब क्या है? अगर कोई डॉक्यूमेंट मिस हुआ आपको फौरन पता चल जाएगा ट्रांजैक्शंस कंप्लीट नहीं है। जैसे चेक बुक आपने अगर कभी जिंदगी में देखी हो, अगर देखी है तो बताइए प्री नंबरिंग होती है उसके ऊपर? किस लिए प्री नंबरिंग होती है? इसीलिए कि कोई दूसरा अगर चेक निकाल दे आपको पता चल जाए, फौरन बैंक को फोन करें, सर इस चेक नंबर की पेमेंट रोक दीजिएगा।
बताइए प्री नंबरिंग का फायदा हुआ कि नहीं हुआ? बताइए प्री नंबरिंग मिस स्टेटमेंट को, फ्रॉड को रोकती है कि नहीं रोकती? रोकती है। तो प्री नंबरिंग इज ए गुड कंट्रोल। तो बताइए अगर गुड कंट्रोल्स हैं, कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है, तो आपका एविडेंस क्या होगा? एक लाइन पे ऐड करने के लिए गए, आपको पता चला सेल इनवॉइसेस प्री नंबर्ड हैं। दूसरे क्लाइंट पे ऐड करने के लिए गए, पता चला सेल इनवॉइसेस प्री नंबर्ड नहीं है। बताइए किस में रिस्क कम है? जिसमें प्री नंबरिंग है, क्योंकि इसमें अगर कोई सेल इनवॉइस स्किप होगी ना, तो आपके सामने स्क्रीन पे वो सारा सेल इनवॉइस की नंबरिंग आ रही होगी। आप कहेंगे 680, 681, 682, 684, 683 किधर गया? ये ट्रांजैक्शन मिसिंग है, पता चल जाएगा कि नहीं? लेकिन अगर प्री नंबरिंग हो ही नहीं, फिर तो ना पता चलेगा। तो इसका मतलब एग्री करते हैं, इंटरनल कंट्रोल्स होना अच्छी बात है, और इससे हमारा एविडेंस ज्यादा रिलायबल होता है, इससे रिस्क भी कम हो जाता है। भाई प्री नंबरिंग समझ आ गई क्या होते हैं? ये थे रिलायबिलिटी के 500 पॉइंट्स, याद हो गए आपको? अगर एग्जाम में आपसे पूछे कि रिलायबिलिटी के पॉइंट्स बताइए, बता देंगे? सम टाइम आपसे रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन में पूछ सकता है रिलायबिलिटी के पॉइंट बताओ। सम टाइम आपसे इसी कंसेप्ट को केस स्टडी में पूछ सकता है। केस स्टडी में कैसे पूछ सकता है? हाइब्रिड क्लास में जो सेकंड लास्ट बेंच पे स्टूडेंट बैठे हैं, इनमें से किसी भी स्टूडेंट को माइक दीजिए जरा, और वो स्टूडेंट मेरे सवाल का जवाब दे। क्या मैं आपको एक एविडेंस बताने लगा हूं? एविडेंस आपने मुझे बताना है कि ये हाईली रिलायबल है, लो रिलायबल है, कि मॉडरेटली रिलायबल है। अच्छा, आपके डिसीजन के आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन उसको जस्टिफाई करवाने के मार्क्स मिलेंगे कि मैंने इसे हाई रिलायबल कहा है इसलिए क्योंकि इसमें ये चीज है, ये चीज है, ये चीज है। मैंने इसे लो रिलायबल कहा है इसलिए क्योंकि इसमें ये चीज नहीं है, ये चीज नहीं है। बस बात समझ आ गई जी? माइक पहुंच गया भाई के पास? जी भाई तैयार हैं? अरे भाई तैयार हैं? चलिए, आपकी आवाज जो है वो तो नहीं कह रही कि आप तैयार हैं। बहरहाल एविडेंस है कंफर्मेशन लेटर। कंफर्मेशन लेटर, पहले डिसीजन बताइए आपके हाथ में कंफर्मेशन लेटर कैसा एविडेंस है? मोर रिलायबल, शाबाश, साबित कीजिए। एक्सटर्नल है, शाबाश। दूसरा डॉक्यूमेंट्री है, तीसरा डायरेक्ट है, ओरिजिनल भी है, रीजनल भी है। इंटरनल कंट्रोल वाला, क्योंकि वो तो इंटरनल एविडेंस के लिए है। बे क्लियर हो गई ये बात? अच्छा, और सुनिए फिर, और बताइए जी। उससे वो आप बताना शुरू हो गए थे, उसकी आवाज वो भी सोच रहा था। चलिए भाई, अभी जरा ऊंची आवाज में बताइएगा। अगला एविडेंस आ रहा है, आपने बताना है इसकी रिलायबिलिटी के ऊपर कमेंट करना है। ओरल रिप्रेजेंटेशन बाय सीएफओ। कोई हमने सवाल पूछा, उसके ऊपर सीएफओ ने ओरल रिप्रेजेंटेशन दी। जी बताइए, हाई, लो, मॉडरेट? क्या नहीं, जो स्टूडेंट जिससे हाइब्रिड में पूछ रहे हैं जी, लो है। रीजन बताइए क्यों लो है? रिलायबिलिटी क्यों लो है जी? डॉक्यूमेंट्री नहीं है, शाबाश, और एक्सटर्नल भी नहीं है, हाँ इंटरनल है, बिल्कुल, हाँ जी। और इंडायरेक्टली है ही मैनेजमेंट के थ्रू, मैनेजमेंट से है, बिल्कुल ठीक है, शाबाश। ये लो एविडेंस है। तो आपको समझ लग गई कि हमारा एविडेंस रिलायबल होना चाहिए। सफिशिएंट भी समझ आ गया, रिलायबल। अब आ जाए रेलिवेंस। अच्छा, रेलिवेंस में सुन लें, ट्रांजैक्शन, प्रोसेसिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या हम सिर्फ ऑडिट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को टेस्ट करते हैं कि इंटरनल कंट्रोल को भी? क्यों? क्या हमने इंटरनल कंट्रोल पे भी ओपिनियन देना होता है? तो फिर क्यों इंटरनल कंट्रोल को टेस्ट करते हैं? क्योंकि वो इनडायरेक्टली फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इफेक्ट करते हैं, और हम इंटरनल कंट्रोल को टेस्ट करके रिस्क असेस करते हैं। कंट्रोल स्ट्रॉन्ग, रिस्क कम, कंट्रोल वीक, रिस्क ज्यादा।
अच्छा, तो इसका मतलब इससे तो आप एग्री करते हैं, अच्छी बात, काम मेरा आसान हो गया, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी टेस्ट करना चाहिए जो अच्छा मुझे बताइए, दोनों को टेस्ट करने के प्रोसीजर एक जैसे होंगे क्या? अलग अलग होंगे ना। शाबाश। क्यों अलग अलग? क्योंकि प्रोसेसिंग इंटरनल कंट्रोल्स में, हम इंटरनल कंट्रोल्स में, ये इंटरनल कंट्रोल कर लें, हम पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स को चेक कर रहे हैं, साइन हुए हैं कि नहीं हुए, अप्रूवल हुई है कि नहीं हुई, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज है कि नहीं है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टैंडर्ड बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। इसमें हम अमाउंट्स के ऊपर फोकस नहीं कर रहे होते, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं। इंटरनल कंट्रोल की चेकिंग और फाइनेंशियल स्टेटमेंट की चेकिंग क्यों फर्क है? क्योंकि इंटरनल कंट्रोल की चेकिंग में हम पॉलिसी एंड प्रोसीजर के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की चेकिंग में हम अमाउंट्स के ऊपर, नंबर्स के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं। इसलिए दोनों को चेक करने के प्रोसीजर भी डिफरेंट। इसीलिए अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को टेस्ट करना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं, तो जो आपके लिए रेलिवेंट प्रोसीजर होंगे, इसके लिए, इसको चेक करने के लिए रेलिवेंट प्रोसीजर कोई और है, इसको चेक करने के लिए रेलिवेंट प्रोसीजर कोई और है। कह रहे अगर आपने इंटरनल कंट्रोल्स को टेस्ट करना है तो आपका जो रेलिवेंट प्रोसीजर होगा उसे कहते हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। और अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करना चाहते हैं तो जो उसके लिए रेलिवेंट प्रोसीजर होते हैं उन्हें कहते हैं सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। क्या कहते हैं? सब्सटेंटिव प्रोसीजर। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, बोले टेस्ट ऑफ कंट्रोल, सब्सटेंटिव प्रोसीजर, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, सब्सटेंटिव प्रोसीजर। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स किस लिए हैं? इंटरनल कंट्रोल को टेस्ट करने के लिए। सब्सटेंटिव प्रोसीजर किस लिए हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करने के लिए। यही वो बता रहा है कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स किससे रेलिवेंट है? इंटरनल कंट्रोल से, उनको टेस्ट करने के लिए। सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रेलिवेंट है। अगर मैं आपसे कहूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करो और आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करके आ जाएं, मुझे शाबाश देनी चाहिए कि फांसी? यस। क्यों? रेलिवेंट प्रोसीजर परफॉर्म नहीं किया। ऐसे प्रोसीजर का कोई फायदा नहीं है, चाहे सारी रात काम करते रहे हैं, ऐसे प्रोसीजर का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये रेलिवेंट नहीं है। क्लियर हुआ? अच्छा, अब टेस्ट ऑफ कंट्रोल के लिए रेलिवेंट प्रोसीजर कुछ हो रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए रेलिवेंट प्रोसीजर कुछ हो रहा है। ये एग्री करते हैं? कंसेप्ट को एक स्टेप आगे लेके जाएं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर भी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर भी कुछ एरियाज को वेरीफाई करने के लिए प्रोसीजर डिफरेंट है और कुछ दूसरे चीजों को वेरीफाई करने के लिए प्रोसीजर डिफरेंट। एक चीज को वेरीफाई करना हो उसका रेलिवेंट प्रोसीजर कुछ और होगा, और दूसरी चीज को वेरीफाई करना हो उसका रेलिवेंट प्रोसीजर कुछ और होगा। जैसे कि एग्जाम्पल समझ, मुझे ये बताइए क्लाइंट, अच्छा बताइए एग्जाम्पल, सेल इनकम स्टेटमेंट की दूं कि बैलेंस शीट की दूं? हाँ, दोनों की। शाबाश। अच्छा चले, पहले किसकी, फिर इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट। चले, आप इतना इसरार कर रहे हैं तो पहले बैलेंस शीट की एग्जाम्पल ले रहे हैं। क्लाइंट की बैलेंस शीट में फिक्स एसेट्स, व्हीकल्स को चेक करना है आपने। मुझे बताइए, इसको व्हीकल्स को चेक करने के लिए व्हीकल को फिजिकली देखना चाहिए एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, और इसकी टाइटल डॉक्यूमेंट्स भी देखनी चाहिए कि क्लाइंट के नाम पे है। दोनों चीजें देखनी चाहिए, पक्की बात है। चला के ठीक है। जब हम फिजिकली एसेट को देखते हैं ना, तो इसको ऑडिट की लैंग्वेज में कहते हैं आप एग्जिस्टेंस चेक कर रहे हैं। आपका मकसद क्या चेक करना? एग्जिस्टेंस। और अगर आप ये देख रहे हो कि क्लाइंट के नाम पे है कि नहीं, तो आप ऑडिट की लैंग्वेज से कहते हैं आप चेक कर रहे हो राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, कि क्लाइंट का इसके ऊपर लीगल राइट है कि नहीं।
और आपने कहा एग्जिस्टेंस भी चेक करनी चाहिए, यानी एसेट मौजूद है कि नहीं, और राइट्स एंड ऑब्लिगेशन भी चेक करना चाहिए कि क्लाइंट का है कि नहीं, दोनों चीजें चेक करनी चाहिए। अच्छा, अब आपने प्रोसीजर गौर से सुनना है और मुझे बताना है प्रोसीजर ठीक है कि गलत। ठीक है, मेरे सीनियर ने मुझे कहा जाओ एग्जिस्टेंस ऑफ व्हीकल्स चेक करके आओ। क्या चेक करके आओ? अच्छा, आप देखें, ये व्हीकल एक एरिया है ना, व्हीकल एक एरिया है, व्हीकल एक एरिया है, व्हीकल क्या है? एक एरिया। इस एरिया को वेरीफाई करने के लिए डिफरेंट चीजें चेक करते हैं हम। आपने कहा सर एग्जिस्टेंस भी चेक होनी चाहिए, मैंने कहा ठीक है होनी चाहिए। फिर आपने कहा राइट्स एंड ओब्लिगेशन भी चेक होने चाहिए, मैंने कहा वो भी चेक होने चाहिए। इसमें ओब्लिगेशन का वर्ड अगर आपको फिलहाल थोड़ा चुभ रहा है तो कोई मसला नहीं है, सिर्फ राइट्स को जहन में रख लें। ठीक है, असल में वो बैलेंस शीट में चूंकि लाइबिलिटीज भी होती हैं तो राइट्स के साथ ओब्लिगेशन भी है। आपने कहा एग्जिस्टेंस को चेक करना चाहिए, मैंने कहा ठीक है। आपने कहा राइट्स एंड ओब्लिगेशन को चेक, मैंने कहा ठीक है। फिर आपने कहा चला के भी देखना चाहिए, चला के भी देखना चाहिए, मैंने कहा ये भी ठीक है। अच्छा, मुझे बताइए अगर मैंने ये देखना है कि व्हीकल्स ठीक हैं कि नहीं, तो मुझे ये सारी चीजें भी चेक करनी चाहिए, चेक करनी चाहिए कि नहीं चेक करनी चाहिए? एग्जिस्टेंस है कि नहीं, क्लाइंट का राइट है कि नहीं, गाड़ी ठीक है कि नहीं, चल रही है कि नहीं, चलती का नाम गाड़ी ना, चला के देखेंगे चलेगी तो और भी चीजें देख लेनी चाहिए भाई, देखनी चाहिए कि नहीं। असल में ना जब हम व्हीकल्स को वेरीफाई करते हैं ना, तो असल में व्हीकल की ये चीजें वेरीफाई करते हैं। जब ये सारी चीजें व्हीकल के कंपोनेंट्स कह लें, जब ये वेरीफाई हो जाते हैं, व्हीकल ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाती है, व्हीकल ये ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाते हैं। इन कंपोनेंट्स को कहते हैं असर्शंस। असर्शंस का मतलब है किसी एक एरिया के स्पेसिफिक छोटे छोटे कंपोनेंट्स जिनको आप चेक करेंगे। जैसे आपसे कहा जाए अगर आप मेडिकल, अब मैं बस अन्य मिसाल बना रहा हूँ, आपने मिसाल का ऑपरेशन नहीं करना, सिर्फ कंसेप्ट समझना है। मैं भाई से पूछूं आप मेडिकल के आप दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर हैं, आप बताइए एक जानदार की क्या पहचान है? ये निशानियां बताएंगे, वो सांस लेता हो, वो खाता पीता हो, वो चलता फिरता हो। ठीक है, तो मैंने अगर ये साबित करना है कि ये इंसान है, तो ये सारे टेस्ट इसके ऊपर अप्लाई करके ट्रू साबित करने पड़ेंगे कि नहीं? जब ये सारे टेस्ट इसके ऊपर साबित हो जाए, इसका मतलब क्या हो गया? ये इंसान है। उसी तरह लेकिन ये सोया रहता है, चलता फिरता नहीं है, तो ये इंसान नहीं, जिंदा लाश है। हर वो स्टूडेंट जो क्लास में आके सो जाता है वो इंसान नहीं है, वो क्या है? जिंदा लाश है, क्योंकि वो इंसान के जो ये भाईजान ने हमें क्राइटेरिया उसमें पूरा नहीं उतर। उसी तरह मुझे बताइए व्हीकल्स हैं, हमारे सीनियर ने हमें बताया कि व्हीकल्स तब ठीक होगी, व्हीकल्स का एरिया तब वेरीफाइड समझा जाएगा जब आपकी एग्जिस्टेंस भी चेक करोगे, जब आप इसके राइट्स ऑब्लिगेशन भी चेक करोगे, जब और चीजें जो आगे चल के पढ़ेंगे हम, वैल्यूएशन एलोकेशन भी चेक करोगे, जब इसके डिस्क्लोजर भी चेक करोगे, ये सारी चीजें देखोगे, सारी चीजें ठीक साबित हो गई, मतलब व्हीकल्स ठीक है। तो ये जो छोटी छोटी निशानियां हैं, कंपोनेंट्स हैं, इनको हम क्या कहते हैं? असर्शंस। तो याद रखिएगा, एक सेंटेंस बोलने लगोगे, सेंटेंस समझ आ गया ना, तो मेरी सारी डिस्कशन पार हो गई। सेंटेंस क्या है? हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वेरीफाई करना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर डिफरेंट एरियाज हैं, हर एरिया को वेरीफाई करना है। एग्रीड? ये आधी बात है। आगे सुने, एक एरिया को वेरीफाई करने के लिए डिफरेंट असर्शंस हैं, हमने हर असर्शन को वेरीफाई करना है। ये बात समझ आई कि नहीं आई? इस तरह का मिलता जुलता कंसेप्ट ना, वो मैट्रिक में जब 9वीं 10वीं क्लास में था तब पढ़ा था, वो मुझे भूल गया। वो कहते थे, वो इस तरह का होता था कि एक मॉलिक्यूल होता है, मॉलिक्यूल के अंदर क्या होता है? एटम। एटम के अंदर नीचे क्या होता है? सब न्यूट्रॉन प्रोटॉन, इसी तरह की चीजें होती थी। हाँ, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, ठीक है वही। तो जब आपने मॉलिक्यूल को वेरीफाई करना है
फाइनेंशियल स्टेट मॉलिक्यूल को वेरीफाई करना है, इसका मतलब है वो जितने एटम से मिलके बना है सबको वेरीफाई करना है। और जब किसी एटम को वेरीफाई करना है उसके अंदर जो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन जो भी हैं उनको वेरीफाई करना है। एग्जैक्टली यही कंसेप्ट, बहुत अहम कंसेप्ट है, इसको सारी जिंदगी याद रखना है। जब कभी हमने, एक है ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर आपने ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वेरीफाई करना है तो उसके अंदर जितने भी एरियाज हैं उन सबको वेरीफाई करना है। और जब किसी भी एक एरिया को वेरीफाई करना है उसके अंदर जितनी भी असर्शंस हैं उनको वेरीफाई करना है। अब आप मेरे से सवाल पूछें जो यहां पे पूछना बनता है, जो यहां पे पूछना बनता है, जो यहां, जी शाबाश, के एरिया के अंदर असर्शन कौन कौन सी होती है? सर हमें ये तो पता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है पता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर सेल्स है, परचेज है, डेटर्स है, क्रेडिटर्स है, इक्विटी है, कैपिटल है, अक्रूड एक्सपेंसेस, लायबिलिटीज वगैरह, वो हमें पता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर एरिया कितने हैं वो हमें नहीं पता है, लेकिन एक एरिया के अंदर असर्शंस कितनी हैं और वो 6 असर्शन कौन कौन सी हैं ये आपको नहीं पता। पूछे सर बताएं कि कितनी असर्शन है, कौन कौन सी हैं, वो अभी नहीं बताना वरना कंसेप्ट मुश्किल हो जाएगा, कंसेप्ट मुश्किल हो जाएगा। हाँ 2 तो ये, शाबाश शाबाश, भाई ने कहा सर 2 तो ये हो गई, बिल्कुल ठीक है, लेकिन अभी नहीं मैंने बताने, कंसेप्ट मुश्किल हो जाएगा। अभी आसान रखना है कंसेप्ट, लेकिन ये ज़हन में रखिएगा, एरिया को वेरीफाई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वेरीफाई करने के लिए एरिया वेरीफाई करने पड़ेंगे और एरिया को वेरीफाई करने के लिए असर्शन को वेरीफाई करना पड़ेगा। अब असर्शन का मतलब समझ आ गया क्या है? समझ आ गया, बिल्कुल ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं। आप हम थे रेलिवेंस के ऊपर, सीनियर ने कहा मुझे एग्जिस्टेंस वेरीफाई करके आओ। मैंने कहा ठीक है सर, थोड़ी देर बाद वापस आ गया, सीनियर ने कहा हाँ भाई वेरिफिकेशन कर रहा हूं। मैंने कहा यस सर। मैं क्लाइंट के पास गया, मैंने कहा जितने भी व्हीकल्स हैं उनके टाइटल डॉक्यूमेंट्स मुझे दिखाओ। उसने दिखाए, मैंने चेक कर लिया, सारे टाइटल डॉक्यूमेंट्स कंपनी के नाम पे थे। सीनियर ने एक लगाई मुझे, क्यों लगाई? क्योंकि ये प्रोसीजर इस असर्शन से रेलिवेंट नहीं है। तो रेलिवेंस का मतलब क्या है? हमारा प्रोसीजर, हमारा एविडेंस हमारे असर्शन के साथ रेलिवेंट होना चाहिए। जो हम असर्शन वेरीफाई करना चाहते हैं, हमारा प्रोसीजर, हमारा एविडेंस उससे रेलिवेंट होना। ये जो मैंने आपको एग्जांपल दी ये रेलिवेंट नहीं थी, रेलिवेंट नहीं थी ना। ये किससे रेलिवेंट थी? टाइटल डॉक्यूमेंट्स को चेक करना, राइट। ये इस बात को साबित करती है कि क्लाइंट का लीगल राइट है गाड़ियों के ऊपर। तो मुझे बताइए फिर एग्जिस्टेंस को वेरीफाई करने के लिए, दुनिया का कोई भी एसेट है उसकी एग्जिस्टेंस को वेरीफाई करने के लिए रेलिवेंट प्रोसीजर क्या है? फिर उसको जाके चेक कर लो, जिसको हम कहते हैं फिजिकल वेरिफिकेशन। फिजिकल वेरिफिकेशन कर लो। भैया समझ आया? तो अब एग्री करते हैं कि हम जो प्रोसीजर परफॉर्म करें, जो हमारा मकसद है और जो हमारा प्रोसीजर है रेलिवेंट होने चाहिए। ये ना हो मकसद सीए है और प्रोसीजर फेसबुक यूट्यूब है, वो रेलिवेंट है क्या? वो कोई रेलिवेंट नहीं है। उससे क्या, ये प्रोसीजर जितने मर्जी सफिशिएंट परफॉर्म कर लें, एक दिन में 16-16 घंटे ये प्रोसीजर परफॉर्म कर लें, क्या इससे वो दर्शन, वो मकसद पूरा होगा? नहीं हो। क्यों? रेलिवेंट नहीं है, रेलिवेंट नहीं है। आगे चलते हैं। इसके बाद अब ये मैंने आपको एग्जांपल दी बैलेंस शीट की, लेकिन आपको समझ नहीं आई, नहीं समझ आई। अब एग्जांपल इनकम स्टेटमेंट की, उससे समझाने की कोशिश करते हैं, शायद इससे समझ आ जाए। अच्छा मुझे ये बताएं, लेकिन ये एग्जांपल जो है ना ये थोड़ी टेक्निकल है, ये आपको नहीं समझ आएगी, रहने दो। अच्छा अभी देखते हैं समझ आती है कि नहीं। फिर ये भाई को समझ आ गई ना अगर, तो इसका मतलब सारी क्लास को समझ आ गई। ठीक है भाई। इनकम स्टेटमेंट में कोई सा एक एरिया बता दे अपनी मर्जी का,
सेल्स, चलें ठीक है, सेल्स को लेके चलते हैं, ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। मुझे बताइए सेल्स में क्या ये मिस स्टेटमेंट है कि सेल्स ओवरस्टेट हो जाए? क्या ये मिस स्टेटमेंट हो सकते हैं अंडरस्टेट हो जाए? तो हमें क्या ये चेक करना चाहिए ना सिर्फ कि कहीं ओवरस्टेटेड तो नहीं है, ये भी चेक करना चाहिए अंडरस्टेटेड तो नहीं है, ये भी चेक करना चाहिए, ये भी चेक करना चाहिए। अच्छा, आपको पता है सेल्स की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड काउंटिंग में किसी ने सेल्स सिस्टम पढ़ा है? कोई माइका लाल जिसको याद हो सेल्स सिस्टम जो काउंटिंग में पढ़ा है ना? सेल्स कैसे रिकॉर्ड होती है? पहले सेल इनवॉइस बनती है, गुड्स डिस्पैच नोट नहीं। चलें, क्या आपको इतना पता है कि जब कभी जर्नल में सेल्स की एंट्री होती है डेटर्स डेबिट सेल्स क्रेडिट, उससे पहले गुड्स डिस्पैच नोट बनता है, उससे पहले गुड डिस्पैच नोट बनता है, उसके बाद सेल इनवॉइस बनती है और वो लेजर में रिकॉर्ड, ये तो पता है ना? तो इसका मतलब है एक है गुड डिस्पैच नोट बनना और एक सेल इनवॉइस जो कि टी काउंट में रिकॉर्ड होती है। टी काउंट के अंदर जरा मुझे बताइए, इतने चार्टर्ड अकाउंटेंट बड़े बड़े बैठे हैं, टी काउंट के अंदर सेल इनवॉइस रिकॉर्ड होती है कि गुड डिस्पैच नोट? शाबाश। गुड डिस्पैच नोट पे तो नॉर्मली अमाउंट होती नहीं है, उस पर ये होता है कितनी चीजें गई हैं, तो सेल इनवॉइस ये ध्यान में रखिएगा। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है, और से सुनिएगा, क्या ऐसा हो सकता है गुड डिस्पैच नोट हैं 10 और टी काउंट में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गई हैं 8? हो सकता है कि नहीं? हाँ, इसको हम क्या कहेंगे? अंडरस्टेटेड। इसको क्या कहेंगे? सेल्स इज अंडरस्टेटेड। लिखा हुआ समझ नहीं आ रहा होगा लेकिन इसलिए बोल रहा हूं, सेल्स इज अंडरस्टेटेड। और क्या ऐसा हो सकता है गुड डिस्पैच नोट 10 हो, टी काउंट में ट्रांजैक्शन 12 रिकॉर्ड हुई हैं? इसको क्या कहते हैं? ओवरस्टेटेड। अब मैं सिर्फ एक क्वेश्चन, क्या इसमें आप क्या एज ऑडिटर क्या ढूंढना चाहते हैं? वो ट्रांजैक्शन जो अकर हो गई हैं लेकिन रिकॉर्ड नहीं हुई। क्या ढूंढना चाहते हैं? ऊपर वाले हिस्सा में, ऊपर वाले में ए केस में क्या ढूंढना चाहते हैं? ट्रांजैक्शन जो अकर हो गई हैं रिकॉर्ड नहीं हुई। ये आपको कहां से मिलेंगी? जीडीएन से सैंपल उठाना पड़ेगा कि टी काउंट से? ये चीज, इसके लिए रेलिवेंट प्रोसीजर क्या है? अगर आप ये देखना चाहते हैं कि अंडरस्टेटेड तो नहीं है, अंडरस्टेटेड का मतलब अब देखें ये कंप्लीट रिकॉर्ड नहीं ना हुई, तो अंडरस्टेटेड का वर्ड भी बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं नॉट कंप्लीट। नॉट कंप्लीट भाई ये भी बोल सकते हैं कि नहीं? भाई ये भी बोल सकते हैं कि ट्रांजैक्शन नॉट कंप्लीट है, अंडरस्टेटेड है, सेल्स अंडरस्टेटेड है, ये ठीक कह रहा हूं मैं। सेल्स नॉट कंप्लीटली रिकॉर्डेड है, ठीक कह रहा हूं मैं। तो जो गलतियां हैं वो ढूंढनी है, कहां से सफर शुरू करेंगे? यहां से। सैंपल कहां से सिलेक्ट करना है? जीडीएन से। और चेक करना है टी काउंट में एंट्री पड़ी कि नहीं पड़ी। जिस ट्रांजैक्शन, अब देखें जिनकी जो जीडीएन रिकॉर्ड हुई है टी काउंट में एंट्री नहीं है, वो कहां से मिलेगा? यहां से मिलेगा। तो इसका मतलब है रेलिवेंट प्रोसीजर क्या होगा? टू सेलेक्ट सैंपल फ्रॉम जीडीएन एंड चेक एंड ट्रेस इनटू टी काउंट। ये बात समझ आई कि नहीं आई? और अगर केस नहीं समझ आई, अगली एग्जांपल, अगर सिचुएशन ये है जीडीएन है 10 और टी काउंट में ट्रांजैक्शन है 12, इसका मतलब क्या है? ओवरस्टेटेड है, ओवरस्टेटेड है। इसको हम कहते हैं ओ फॉर ओवरस्टेटेड, और फिर कहते हैं ओ फॉर नॉट अकर्ड। ओ फॉर ओ मीन्स अकर्ड, ओ फॉर ओवरस्टेटमेंट, ओ फॉर अकर्ड, अकर्ड, नॉट
आप एग्री करते हैं कि इस नीचे वाले केस में कुछ ट्रांजैक्शन है जो अकर नहीं हुई, रिकॉर्ड हो गई हैं, जो अकर नहीं हुई रिकॉर्ड हो गई हैं। क्लियर हो गई है बात? जो तो इसके लिए अब आप ऐसी ट्रांजैक्शन ढूंढना चाहते हैं जो अकर नहीं हुई लेकिन रिकॉर्ड हो गई हैं, तो सफर कहां से शुरू करना है? सैंपल कहां से उठाना है? टी काउंट से। और ट्रेस करना है किसके साथ? जीडीएन के साथ कंपेयर करते हैं। जिस ट्रांजैक्शन का जीडीएन है वो ठीक है, लेकिन जिस ट्रांजैक्शन का जीडीएन नहीं है वो फेक, रिकॉर्ड तो हो गई है, अकर नहीं हुई। समझ आया आपको? अब ये देखें, अब समझाना क्या चाह रहा था, अब कंक्लूजन के ऊपर बात ला रहा हूं। डोर के दो सिरे होते हैं, ए डोर के एक सिरे से दूसरे की तरफ जाएं तो प्रोसीजर कुछ और है और एविडेंस कुछ और है, और अगर दूसरे सिरे से पहले सिरे की तरफ आए, ये प्रोसीजर कुछ और है, ये एविडेंस कुछ और है। अगर आप रिकॉर्डेड अमाउंट से स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की तरफ जाएं, रिकॉर्डेड अमाउंट से स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की तरफ जाएं, रिकॉर्डेड अमाउंट से स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की तरफ जाएं, तो ये कौन सी असर्शन को वेरीफाई करेगा? अकरेंस को, कि अकर हुई है कि नहीं, अकरेंस को। और अगर आप स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट से रिकॉर्डेड अमाउंट की तरफ आए, अगर स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट से रिकॉर्डेड अमाउंट की तरफ आए, तो ये वेरीफाई करेगा कंप्लीटनेस को, यानी जो ट्रांजैक्शंस आपकी मिसिंग है वो सामने आ जाएंगी, और इसमें जो ट्रांजैक्शन फेक है वो सामने आ जाएगी। कंप्लीटनेस का मतलब क्या है? कि जो ट्रांजैक्शन मिसिंग है वो सामने आ जाएंगी। अकरेंस का मतलब क्या है? जो ट्रांजैक्शन फेक हैं, नॉट अकर्ड, वो सामने आ जाएंगी। कंप्लीटनेस का मतलब क्या है? कि जो ट्रांजैक्शन मिसिंग है वो कंप्लीटनेस असर्शन का मतलब क्या है? कि जो ट्रांजैक्शन मिसिंग है वो सामने आ जाए। अकरेंस का मतलब क्या है? जो ट्रांजैक्शन फेक है वो सामने आ जाए। अगर आप कंप्लीटनेस को इंश्योर करना चाहते हैं, सफर कहां से शुरू करना है? स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट से। शाबाश, स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट से रिकॉर्डेड अमाउंट की तरफ देखेंगे। रिकॉर्डेड का मतलब टी काउंट में रिकॉर्ड होते हैं। और अगर आप अकरेंस को देखना चाहते हैं रिकॉर्डेड अमाउंट से, तो शाबाश, बेहतरीन। ये एक मुश्किल कंसेप्ट था, लेकिन जिसको ये एग्जाम्पल समझ आ गई ना, और अकरेंस और कंप्लीटनेस का मतलब समझ आ गया, और आखिरी चीज ये समझ आ गई कि अकरेंस चेक करने के लिए किधर से किधर, जिसको सब कुछ भूल गया आज के लेक्चर में, सिर्फ इतना याद रह गया ना कि अकरेंस को चेक करने के लिए किधर से किधर जाना है और कंप्लीटनेस को चेक करने के लिए किधर से किधर आना है, उसका आज का लेक्चर पार है। क्योंकि बाकी की सारी चीजें घर जाके पढ़ के भी आपको समझ आ जाएगी एक दफा सुन लिया तो, लेकिन ये चीज जो है ना, ये क्रिटिकल एनालिसिस मांगती है जी। हाइब्रिड वाले भाई जी कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? जीडीएन को भी बिल्कुल, जीडीएन को टी काउंट में शो नहीं करते। यहां पे मैं ये कह रहा हूं कि जिस ट्रांजैक्शन का जीडीएन बना है, हम देखेंगे वो ट्रांजैक्शन टी काउंट में रिकॉर्ड हुई है कि नहीं। हम ये देख रहे हैं कि जिस ट्रांजैक्शन का जीडीएन बना है, ट्रांजैक्शन टी काउंट में रिकॉर्ड हुई है कि नहीं। आपको पता है प्रैक्टिकली जो टी काउंट में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है ना, ये क्या है? टाइम खत्म हो गया ये कह रहे हैं? अच्छा चलें ठीक है। प्रैक्टिकली हर ट्रांजैक्शन के साथ सारी चीजें लगी होती हैं। एक सेल्स की ट्रांजैक्शन के साथ इनवॉइस भी होती है, जीडीएन वगैरह भी होती है जी। कुछ समझ आया? अच्छा, आपने घर जाके ये तो याद कर लेना है, लेकिन खास तौर पे ये छोटा सा टेबल है, खास तौर पे ये जरूर समझ लीजिएगा, जरूर बहुत अहम है, आगे चल के बहुत जगहों पे काम आएगा टेबल। ठीक है जी। ये लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन असर्शन एंड प्रोसीजर, ये भी समझ आ गया। चले आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं।